गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा पहला आम चुनाव 1952। उसके बाद हमने पढ़ा कि आम चुनाव की जो खास बातें हैं उसके बारे में, फिर चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ा। एक दल का वर्चस्व पढ़ा हमने, जमींदारी प्रथा का खात्मा 1949 से 1956, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर पढ़ा हमने हिंदू कोड बिल 1952 से 1956। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन आयोग। राज्यों का पुनर्गठन, ये समस्या जो है अंग्रेज जब हमारे देश से गए, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद राज्यों का जो गठन है, जो पुनर्गठन है, ये समस्याएं जो है उत्पन्न हुई। क्योंकि हमारा देश जो है बहुभाषाई बोलने वाला देश है, यहाँ बहुभाषाई बोलने वाले लोग रहते हैं और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना, ये एक जो कांग्रेस नेता थे उनके सामने बहुत ही बड़ी चुनौती थी। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से भारत का जो राज्य है उनका जो गठन है वो किया गया। तो भारत एक संघीय राज्य बनेगा और इसके तहत राज्य सरकारें होंगी। यह तो संविधान में निर्धारित किया गया था, लेकिन ये राज्य किस आधार पर बनेंगे? भाषा के आधार पर बनेंगे या किस आधार पर बनेंगे? यह प्रश्न बना हुआ था। क्योंकि अंग्रेज ने अपने भारतीय जो साम्राज्य को कई प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था, जैसे मद्रास है जिसके अंतर्गत आज की जिसके अंतर्गत अभी जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ये भाग आते थे, और मुंबई जिसके अंतर्गत मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती थी। इसके अलावा कई राजाओं की जो रियासतें थी, जो देसी रजवाड़े थे, राजाओं की जो देसी रजवाड़े थी, इनको भी अलग अलग राज्य के रूप में स्थापित करना इनके सामने एक प्रमुख समस्या थी। यहाँ भी कई भाषा बोलने वाले थे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि हैदराबाद के जो निजाम किसे कहा जाता है? जो धर्म गुरु होते हैं मुस्लिम शासक के, उन्हें निजाम कहा जाता है। तो हैदराबाद के निजाम के राज्य में उर्दू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ ऐसी भाषाएं बोली जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख मांग यह रही कि राज्यों को प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए। क्षेत्रीय आधार पर मतलब जिस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उसी के आधार पर राज्यों का गठन जो है वो करना चाहिए। एक भाषा बोलने वाले जो कई राज्यों में बटे हुए थे, एक ही भाषा बोलने वाले कई राज्यों में बटे हुए थे, एक ही जगह पे नहीं थे। क्योंकि हमारा जो देश है वो कई भाषाओं बोलने वाला देश था और सभी जो है पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे। वे एक राज्य बनाना चाहते थे। जैसे एक ही भाषा बोलने वाले जो थे कई राज्यों में बटे हुए थे, वो एक राज्य बनाना चाहते थे। सन 1917 से ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जो है वो जाहिर की थी कि अगर आजाद हुआ हमारा देश तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किया जाएगा। कांग्रेस की अपनी क्षेत्रीय इकाइयां भी भाषाई आधार पर ही गठित हुई थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस नेताओं की सबसे प्रमुख जो चिंता थी वो थी देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना, एक बनाए रखना। क्योंकि उस समय देश जो है धर्म के आधार पर विभाजन से गुजर रहा था। हिंदू भारत की ओर थे, एक राष्ट्र बनाना चाहते थे हिंदुस्तान, और जो मुस्लिम जो वर्ग के व्यक्ति थे वो अपना एक अलग राज्य बनाना, अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। आजादी के बाद हिंदू और मुस्लिम जो है अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित हो गए। मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान अपना एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर लिए। तो इस तरह से जो हमारा देश है धर्म के आधार पर भी
विभाजन से गुजर रहा था, उनको यह लगा कि इस समय देश एकता की भावना की जरूरत है, न कि भाषा के आधार पर आपसी वैमनस्य। वे इस सवाल को कुछ समय के लिए टालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे विभाजनकारी ताकतें मजबूत होंगी और एक एक करके देश कई क्षेत्रों या क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों में बंट जाएगा, जिनके बीच में तालमेल बनाना काफी मुश्किल काम होगा। संविधान सभा ने 1948 में भाषा के आधार पर राज्य पर एसके दर के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की गई। दर आयोग ने इस समय इस मांग को उठाने के खिलाफ अपनी राय दी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा और प्रशासन को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। देश का अगर विभाजन होता तो इससे क्या होता, विभाजन और राज्यों का अगर भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर अगर उनका विभाजन किया जाए या उनका गठन किया जाता, तो इससे क्या होता कि बहुत सारी जो भाषाएं हैं, हर भाषा बोलने वाले जो व्यक्ति हैं अपनी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का मांग करने लगते। लेकिन देश के जो विभिन्न इलाकों में भाषाई राज्य स्थापित करने के लिए, विशेषकर जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है ना, ऐसे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन चलने लगे। और 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ, उस समय तेलुगु भाषी स्वतंत्रता सेनानी जो पोट्टी, उनका नाम पोट्टी था, पोट्टी श्री रामुलु ने अलग आंध्र राज्य के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन मतलब जब मृत्यु पर्यंत वो अनशन मतलब हड़ताल, अन्न और जल का त्याग करना, हड़ताल पर वो बैठ गए और लगातार 58 दिनों तक ये अपनी मांगों पर डटे रहे, हड़ताल पर रहे। और हड़ताल में 58 दिन तक रहने के बाद वे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया के रूप में तेलुगु भाषी इलाकों में व्यापक हिंसा बढ़ गया। जो तेलुगु भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र थे उसमें हिंसा बढ़ गया, दंगे फसाद होने लगे। दंगे फसाद के दौरान पुलिस को फायरिंग करना पड़ा, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद सरकार को झुकना पड़ा और झुकने के बाद उसने एक अलग आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया और अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो अस्तित्व में आया। इसके साथ ही मद्रास प्रांत का शेष इलाका जो था वो तमिल भाषाई राज्य बनाया गया और एक अलग राज्य के गठन के रूप में आंध्र प्रदेश की सफलता ने अन्य समूहों को ज्यादा पुरजोर तरीके से अपनी मांग को पेश करने के लिए उकसाया। मतलब जो जब आंध्र प्रदेश जो राज्य है गठन होने के बाद, जैसे और भी अनेक भाषा बोलने वाले जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, भाषा के आधार पर उनको भी अपने अलग राज्य की मांग करने के लिए ये जो हड़ताल है या आंदोलन है, ये उनको उकसाया। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की कई कठिनाइयां थी। किसी भाषा का क्षेत्र जो है कहाँ समाप्त होता है और कहाँ शुरू होगा दूसरे का, इसका कोई पता नहीं था। ये आसान काम नहीं था। हर क्षेत्र में कई भाषा बोली जाती थी। किसी राज्य बनाने का आधार बनाए, मतलब किस भाषा के आधार पर उस राज्य को राज्य बनाया जाएगा, क्योंकि एक राज्य में कोई एक ही भाषा बोलने वाले व्यक्ति नहीं रहते थे, बहुत सी भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते थे। हमारे अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो मुख्यतः तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है बोला जाता है, लेकिन क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं यहाँ? नहीं, अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति भी यहाँ रहते हैं। तो किस तरह से इनको किस आधार पर जो राज्य का निर्माण किया जाए या अलग किया जाए, ये जो समस्याएं वो बनी रही। किसी राज्य बनाने का आधार बनाए और उसमें भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या स्थान होगा। जैसे अल्पसंख्यक हो गए, जो कम भाषा बोलने वाले, एक ही भाषा के लोग अगर उनकी संख्या बहुत है और उससे के अलावा अगर जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं उनकी समस्या मतलब उनकी संख्या जो है वो कम है, तो उनका जो स्थान है वो क्या होगा। जैसे मद्रास का जो आज उन्हें वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, बम्बई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। ऐसे जो शहर थे इसमें कई भाषा बोलने वाले लोग थे,
चूंकि जो मुंबई है, मुंबई में मराठी भाषा बोलने वाले की संख्या जो है वो अधिक है, लेकिन सिर्फ मराठी नहीं, अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या भी थी। और दूर दराज के जो उद्योगपति उनका निवेश था काफी। और इन महानगरों को किस राज्य का माने या फिर क्या उन्हें स्वतंत्र नगर राज्य बनाना चाहिए, ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र में कहने के लिए तो लोग हिंदी बोलते थे, मगर वास्तव में जो देखा जाए तो भाषा के आधार पर तो बहुत ही मुश्किल था कि एक भाषा पर उनको राज्य बनाना। जैसे छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी और मारवाड़ी आदि जो भाषाएं बोलते थे, क्या उन्हें अलग राज्य बनाना चाहिए था? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है, विभाजन से पूर्व किस में था? मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो भोपाल थी। तो छत्तीसगढ़ को क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है? नहीं, क्योंकि एक मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो वहां भी छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती थी। भोजपुरी जो है और बुंदेली भाषा है, अवधी है, हरियाणवी है, अलग अलग भाषाएं जो है वो बोले जाते थे। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये एक बहुत ही कठिन कार्य था। जैसे आदिवासी अंचल जैसे कि झारखंड है, इनका क्या करें? क्या सिर्फ वहाँ आदिवासी ही निवास करते हैं या सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? ये प्रश्न जो है बहुत ही उलझा देने वाला था और इनको लेकर व्यापक आंदोलन भी शुरू हो रहे थे। सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसे इस तरह की मांगों की समीक्षा करके अपनी सिफारिशें सौंपनी थी। आयोग ने अपनी सिफारिशें 1955 में दी और उनके मोटे तौर पर मान लिया गया कि उनके आधार पर राज्यों की गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। अंततः भारत के राज्यों को प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर गठित किया गया। प्रादेशिक भाषा, जिस प्रदेश में जैसा भाषा बोला जाता है उसी के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो किया गया। जैसे छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा जो है बहुतायत से बोली जाती है, तो इस आधार पर छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका गठन किया गया। और भी जो भाषा है, महाराष्ट्र जैसे है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इस आधार पर मराठी की भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। इस आधार पर भाषा के आधार पर बहुत सी जो राज्य हैं उनकी गठन की गई। कांग्रेस की जो राष्ट्रवादी नेताओं की चिंताओं के विपरीत भाषाई आधार पर राज्य बनाने से भारत का विघटन नहीं हुआ, बल्कि सभी जो है अपनी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से वो संतुष्ट थे और राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपनी एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृति को विकसित करने के लिए उनको मौका मिला, वो मौका पाया। तो इस तरह से जो भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो किया गया। और राज्यों का गठन करने के बाद भाषा के आधार पर जो बहुतायत भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनके अंदर एक संतुष्टि उत्पन्न हुआ और संतुष्टि के आधार पर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इनका विकास करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ और वे देश और राष्ट्र की जो एकता है उसमें बनाए रखने में अपनी सहयोग जो है वो प्रदान किया।